रात को अपने वीलॉग के लिए नोट्स ले रहा था तो जिब्रान, खलील जिब्रान, जिनको आम अल्फाज में खलील जिब्रान कहा जाता है, और डॉक्टर इकबाल इनको द प्रॉफिट ऑफ लेबनान, लबनान का पैगंबर कहते थे। हालांकि ये ज़हन में रखें कि खलील जिब्रान क्रिश्चियन थे। उनकी एक तहरीर नज़र से गुजरी, सियासत की गंध में तो जरूर हाथ मारेंगे, लेकिन ये खूबसूरत और महकती हुई तहरीर आपको बहुत पीछे ले जाएगी। आपके दिल में शगुफे फूटेंगे, आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी, और मैं चाहता हूं कि आप वो चीजें लाजमी याद करें। कल एक मोहतरम व्यूअर ने धमकी आमेज तनकीद की कि आप हमारे टीचर बनने की कोशिश न किया करें। खुदा की पनाह, मैं और आपका टीचर, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मैंने 93 से 2024 तक टीचिंग की है। शायद उसका टच उसमें आ जाए, जो गैर इरादी होता है, यानी मेरा इरादा नहीं होता। मैं बिल्कुल आपका टीचर बनने की कोशिश नहीं करता, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं आप जैसे पढ़े लिखों का जो है ना वो टीचर बनूं। तो मादरत कबूल करें और माफी कबूल कर लें कि मेरी ऐसी कोई दानिस्ता कोशिश नहीं है। हम आते हैं वालिदैन का घर। मैंने भी आपको कई दफा दिखाया है अपने वालिदैन का घर मियां वाली में, जहां मैं बड़े फख्र से जाता हूं और जहां मैं बड़ा चौड़ा होकर बैठता हूं। वालिदैन का घर क्या होता है? ये दुनिया का वो वाहिद घर है जहां आप बगैर बुलाए भी दर्जनों बार जा सकते हैं। खलील जिब्रान, वो वाहिद घर जहां आप दरवाजे में चाबी लगाएं, दरवाजा खोलें और बेतकल्लुफ अंदर दाखिल हो जाए। वो घर जहां मोहब्बत भरी नजरें दरवाजे पर उस वक्त तक लगी रहती हैं जब तक आप दिखाई न दे जाएं। वो घर जो आपको आपके बचपन के उन बेफिक्री के दिनों, सुकून, तहफ्फुज और खुशियों की याद दिलाता है। जरा याद करके देखें, आपकी जिंदगी देखें और जरा अम्मी अबू को ज़हन में लाएं। वो घर जहां आपकी मौजूदगी और आपको देखकर माँ बाप के चेहरों पर आने वाली खुशी आपके लिए एक नेमत होती है, और उनके साथ की गई गुफ्तगू किसी अनमोल इनाम से कम नहीं होती। वो घर जहां आप न जाएं तो उसके मकीनों के दिल जैसे सुकड़ने लगते हैं। वो घर जहां दो चिराग इसलिए रोशन किए गए थे कि वो आपकी दुनिया को मुनव्वर करें और आपकी जिंदगी को खुशियों और मुसर्रतों से भर दें। वो घर जहां दस्तरखान पर आपके लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता था, कोई बनावट, कोई मुनाफकत नहीं। वो घर जहां खाने का वक्त हो और आप खाना न खाएं तो उसके मकीनों का दिल टूट जाता है और मोहब्बत भरी नाराजगी भी आ जाती है। वो घर जो आपको बेशुमार कह के मुस्कुराहटें और खुशियां अता करता है। ए औलाद, देर होने से पहले उन घरों की कदर पहचान लो। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास आज भी वालिदैन का घर है जहां वो जा सकते हैं। और उन खुश नसीबों में एक मैं भी हूं कि वालिदैन का घर मौजूद है, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है। कसम पैदा करने वाले की कि उस घर में जादू है। जो ही कदम रखता हूं उसके बूटे, उसके पौधे, उसके दरख्त वो अजीब ही पैगाम देते हैं, और लगता है सारे पूछ रहे हैं कि आ गए हो, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वहीं पे आ गए हो जहां से चले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शुरू हुआ है जी अगस्त, हमारी जिंदगी का टर्निंग जो है ना वो महीना, जब 14 अगस्त 1947 को कैद आजम की क़यादत में
ये मुल्क आजाद हुआ, लेकिन आजाद नहीं हुआ, गोरे अंग्रेजों से भूरे अंग्रेजों की गिरफ्त में ये चला गया। दिन है आज हफ्ते का, कुछ आपके सामने खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन एक बार फिर माजरत कबूल करें कि मेरा अंदाज जो है वो टीचरों वाला नहीं होता। आज जो हम खबरें डिस्कस करेंगे कि तबाही से निकलने का एक ही हल है, और वो हल है कि जिसने तबाही फेरी वो अब घर चले जाए, वो इस्तीफा दे। और कल DGISPR कह रहे थे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है। तो फिर जनरल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना किस चक्कर में लिया है कि सारी उम्र उनको इस्तिस्ना हासिल होगा और उनकी कब्र को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। ये जो तरमीम थी ये कब्र में रखी जाएगी कि जब फरिश्ते आए तो उनको दिखाया जा सके कि जनरल साहब को इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा आप सवाल जवाब जो है वो नहीं कर सकते। ये दस्तावेज उनके साथ कफन में रखी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज है मोहम्मद आसिफ, उसका बेटा दो नौजवान वर्किंग लड़कियों को कुचल देता है, गाड़ी गैर कानूनी होती है, लाइसेंस नहीं होता, लेकिन वो 2 दिन जेल में नहीं गुजारता और बाइज्जत घर पहुंच जाता है। ये है सबके लिए आइन और कानून का बराबर होना। उसके बाद जर्नैल माफी मांगे। एक लेफ्टिनेंट जनरल ने मुतालबा किया है, जो मैंने अभी बात की, कि जो गुल आपने खिलाए हैं उस पे माफी मांगे और अवाम के पीछे खड़े हो जाएं। इस पे बात करेंगे। तीसरी जो हमारी स्टोरी है वो है कि काकरोचो कहाँ हो, खुदा के लिए बाहर आ जाओ, खुदा के लिए टिकटॉक से निकलो, खुदा के लिए रील से निकलो, खुदा के लिए जो है वो पोर्नोग्राफी से निकलो और इस मुल्क को बचा लो। वजीर दाखिला भी अब आप लोगों का इंतजार कर रहा है, अब आप लोगों को गैरत दिला रहा है, तो आप लोग फौरन सामने आए। और आखिरी खबर आपके सामने मैंने जो रखी, वाकया रखा, वो था वालदैन का घर, जिसको मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। लेकिन हम आएंगे बुलेटिन की तरफ। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई नए सूबों का मुखालिफ है, सीधी बात है कि मैं नए सूबों का मुखालिफ नहीं हूं। अफगानिस्तान के सूबे देखें, ईरान के देखें, छोटे छोटे मुल्क हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा सूबे बनाए हुए हैं, अच्छी बात है। अगर नीयत साफ हो तो अच्छी बात है कि नए सूबे बनाए जाएं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 5 लोग ऐसे हैं जो कि नए सूबों के खिलाफ हैं। पहला नाम है नवाज शरीफ का, दूसरा नाम है शहबाज शरीफ का, तीसरा नाम है आसिफ अली जरदारी का, चौथा नाम है बिलावल जरदारी का और 5वां नाम है सफदरजंग बुड्ढी मुख्यमंत्री, क्योंकि इनकी बादशाहतें हैं। एक की बादशाहत पंजाब में है और एक की बादशाहत सिंध में है। अगर इनको जो है वो तकसीम किया जाता है तो फिर इनकी बादशाहतें वो नहीं रहेंगी और इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये 5 लोग जो हैं वो नए सूबों के खिलाफ हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि वो बंदा इनाम का मुस्तहिक है जो सफदरजंग बुड्ढी की तकरीर सुन लेता है, जो बिलावल जरदारी की तकरीर सुन लेता है और खासकर DGISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेता है, तो वो बंदा इनाम का मुस्तहिक है और उसका बहुत बड़ा ज़ौक है, बहुत बड़ा जिगर है। कंवर दिलशाद साहब ये जर्नैलों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, जर्नैलों को पानी डाल के देते हैं, उनके हाथ धुलवाते हैं, उनको तौलिया पेश करते हैं, उनको जो है ना वो डंडा च मारने वाली लकड़ियां पेश करें। ये कंवर दिलशाद साहब ये कहते हैं कि तुर्की का मॉडल उस पे काम हो रहा है कि एक ताकतवर सदर हो, बराए नाम जो है वो वजीर आजम हो और सदर को बराह रास्त अवाम मुंतखब करे और अवाम मुंतखब करेंगे और ये नतीजा तब्दील कर देंगे, फॉर्म 47 ले आएंगे। फिर तुर्की का मॉडल हो, पहले आया था बांग्लादेश का मॉडल, फिर आया चीन का मॉडल, फिर आया तुर्की का मॉडल। ये जो है वो मॉडल आ रहे हैं, लेकिन बददियानत, करप्ट
और चोर जो भी मॉडल लाएंगे उसका यही हशर होगा जो मोहसिन नकवी ने कहा है कि कोलैप्स कर गया है। नीयतें ठीक कर लें, कोई भी मॉडल चल जाएगा। कोई भी, वो कौन सा मॉडल था जब खलीफा के जो लिबास में वो 17 पैबंद लगे हुए थे, वो कौन सा मॉडल था जब एक खलीफा कहता है कि मेरा वजीफा इतना मुकर्रर किया जाए जितना कि मदीने का एक मजदूर जो है वो दिहाड़ी लेता है। वो कौन सा मॉडल था कि जब एक खलीफा अपनी जूतियां जो है ना वो खुद गांठता था, हालांकि वो बाबुल इल्म था, हालांकि वो शेर खुदा था, लेकिन अपनी जूतियों की मुरम्मत वो खुद, वो भी मॉडल थे। उन मॉडलों पे चले जाएं तो सब खैर हो जाएगा। तीसरी खबर है कि जो है ना कामरान खान, ये भी आपको पता है जुराबें धोते हैं, पहले सूंघते हैं फिर धोते हैं फिर पहनाते हैं। इस जो है ना वो मुल्क का मसला यही है, ये जो है ना इनके लिए एक अलहदा यानी सजा हो। जब कभी यहाँ पे जमहूरियत हो, जब कभी यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, कभी इनकलाब आ जाए तो ये जो है ना कामरान खान, ये लौंडा लपाड़ा, ये अंसार अब्बासी, इनके लिए अलहदा अदालतें हों, इनके लिए अलहदा सजाएं हों और इनको पाकिस्तान की जमीन पर दफन करने से जो है वो फैसले में इनकार किया जाए कि इनको समंदर में फेंका जाए या पहाड़ पर रख दिया जाए। कल वो ARY की गाड़ी गई है तो कश्मीरियों ने उस गाड़ी का क्या हाल किया है, बिल्कुल जबरदस्त किया है कि सुलेमान इकबाल ने जिस तरह अपने आप को और अपने खानदान को बेचा है। बहरहाल कामरान खान कहते हैं कि अब रिफरेंडम होगा, बिल्कुल होना चाहिए। आपको जिया का रिफरेंडम याद होगा, आपको मुशर्रफ का रिफरेंडम याद होगा, और ये रिफरेंडम जीतते हैं 97.97% की जो है ना रेशो से ये रेफरेंडम जीत जाते हैं। ये रेफरेंडम सद्दाम हुसैन 95% से जीतता था, ये रेफरेंडम जनरल पिनोशे 98% से जीतता था, ये रेफरेंडम ईदी अमीन 99% से जीतता था। तो बहरहाल ये कामरान खान कह रहे हैं कि अब रेफरेंडम होगा तो रेफरेंडम करा के देख लें जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मजहर अब्बास बहुत जबरदस्त सहाफी हैं। एक तो ये गैर जानिबदार है, दूसरा ये बहुत सीनियर हैं और बड़ी पते की बात करते हैं। ये इन्होंने मसले का हल बताया है। इन्होंने मसले का हल ये बताया है कि आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, बस सिंपल सी बात है। जो कल भाषण दे रहे थे, एक सरकारी मुलाजिम कैसे भाषण दे सकता है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए और जो है ना वो बलोचिस्तान में जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, सूबे ऐसे क्यों? सरकारी मुलाजिम, कल को एक टीचर खड़ा हो जाए, साइंस टीचर, यानी प्रेस क्लब में चला जाए, मेरे ख्याल है प्रेस क्लब वाले पैसे लेते हैं अपने, मैं भी चले जाऊं मुझे भी पैसे लेंगे, मुझे भी बिठा देंगे, फीस होती है उनकी अपनी सर्विसेज की, होनी भी चाहिए। तो वहां पे टीचर चला जाए, साइंस टीचर मैथ्स का, और हिंदी नहीं मुल्क करो, आसिम मुनीर को लांस नायक बना दो, DGISPR को सूबेदार मेजर बना दो, जनरल आसिम मलिक को आज तो सेकंड लेफ्टिनेंट बना दो, वो कर सकता है। ये भी सरकारी मुलाजिम है, वो भी सरकारी मुलाजिम है, ये भी तनख्वाह लेते हैं, वो भी तनख्वाह लेता है। या सीवरेज का कोई बंदा, वासा का, जो गटर बंद होते हैं उनका कोई इंचार्ज होगा, कोई बेलदार या कोई फोरमैन, वो आके बैठ जाए और वो कहे कि जी हिंदी सिस्टम कर दो, कोर कमांडर 100 कर दो, कर सकता है। ये जो कर रहे हैं, आप अपनी मुदाखलत बंद करें, सिस्टम ठीक हो जाएगा। सारा खराब ही आपने किया। आखिर बलोचिस्तान में सरदार काम नहीं करने देते, तो बलोचिस्तान में तो 78 साल से आपकी हुकूमत है। कल परसों आपको नहीं बताया मेजर जनरल इजाज अवान का कि मैं काकूल में पढ़ रहा था, उनको रिटायर हुए मेरा ख्याल है 20 साल हो गए, पहले वो मेजर जनरल थे फिर रिटायर हुए, वो कह रहे थे मैं काकूल में पढ़ रहा था तो ऑपरेशन हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अगे ये सरदार जड़े ना जी वो काम नहीं करो देने, काबे की छत पे चढ़ जाएं, काबे की छत पे आले सू चढ़ा देते हैं, हम नहीं मानेंगे, हम मानते ही नहीं है, झूठ है, मुकम्मल झूठ है, सारा झूठ है, हम मानते ही नहीं है। जितने शहीद कल आपने बताए हैं वो तो ईरान के भी नहीं हुए, जहां पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिर रहे हैं,
अमेरिका से हमला आवर है, अमेरिका, उतने शहीद तो वहां भी नहीं हुए जितने आपने खुद बताए कि बलोचिस्तान में। आखिर तासुर है कि बलोचिस्तान में हालात खराब है, इनका कोई इलाज है? बहरहाल जी, ये मगर बास ने कहा है कि सियासत से निकल जाए। अब लेफ्टिनेंट जनरल क्या कहते हैं, ये हैं खालिद नईम लोधी। ये इन्होंने क्या मशवरा दिया है? ये मशवरा देते हैं कि आप क्या करें, तो सबसे पहले तो सुबह शाम तारीफों के पुल बांधने वाले सुने कि मोहसिन नकवी क्या कह रहा है। जो सुबह शाम वो जिन साफियों के बारे में मैंने कहा, अब जबकि तिलिस्मी और ख्याली महल धड़ाम से जमीन बोस हो गया है, सच्चाई का दामन थामे और मामलात को सुधारने के बारे में सोचें। जुल्म सितम बंद करें, अपने लोगों से माफी मांगे, जर्नैल माफी मांगे, उन्हें गले लगाएं, सियासी असीरों को रिहा करें, नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देकर शफाफ इंतखाबात करवाएं और अपनी नई हुकूमत के पीछे खड़े हो जाएं, जिसको लोग वोट दें। पहले दिन से हमारा यही मुद्दा है, लोग जिसको वोट दें आप उनके मुलाजिम हैं, उनके हुक्म पे अमल करें। भाषण न दे 2.5 घंटे के भाषण, ये कर दो और वो कर दो। तो आप कौन होते हैं? आपको किसने कहा है? आखिर आइन पे अमल करें। तो पहली मुखालफत तो ये आप आइन की कर रहे थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे सियासी? जब फजल रहमान का नाम आया तो चिरागों में रोशनी न रही। जो आपकी नासों से और मुंह से आग निकलती है पीटीआई और इमरान के नाम पे, फजल रहमान के नाम पे, फुस, कुछ भी नहीं किया आपने। मारे सोटे, मारे डंडे, उसको तो सोटे भी मजेदार लगेंगे क्योंकि सही पल्ला हुआ है, लेकिन आपकी ठुस हुई, क्योंकि आप तो गरीबों को मारते हैं, आप तो औरतों को घसीटते हैं। आप तो वो कमांडो याकूब आपने मार दिया कश्मीर में, 7 साल की, मेरा ख्याल है आमना नाम था, वो फूल जैसी बच्ची मर गई। फजल रहमान की तरफ आए ना, आपको वो सोटे पड़े कि आपको लग पता जाए। आपको पता है कि वो कितने पल्ले हुए, कितने बकरे फाड़ते हैं वो, और 5 टाइम वुजू करे, 5 टाइम। उधर तो आपकी बिल्कुल बत्ती गुम हो गई कि जी वो शहीदों का मजाक उड़ाया और सारा। बहरहाल जी, आगे सुने। जुल्म सितम बंद करें, अपने लोगों से माफी मांगें, उन्हें गले लगाएं, सियासी असीरों को रिहा करें, नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देकर शफाफ इंतखाबात करवाएं और नई हुकूमत के पीछे खड़े हो जाए। सलूट, पहला कदम उठा लिया, आप मान गए कि काम खराब हो गया, अब दूसरा कदम उठाएं जैसा कि ऊपर तजवीज किया गया है। सलूट वजीर आजम को, सलूट वजीर आजम से टाइम ले मिलने का कि सर आपसे मिलना है। वजीर आजम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो चलो चलो शाबा, आपने दफ्तर चलो, बन की तनख्वाहियां गिनो, पेंशना गिनो। ये इलाज है, ये लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद राणा सनाउल्लाह, यकीन करें जब से मोहसिन नकवी बोला है ना, नून लीग में जरा सा वाइटमन गैरत होता तो ये इस्तीफे दे के पड़ जाते इनको। नवाज शरीफ खड़ा हो जाता आसिम मुनीर के खिलाफ कि सारा कुछ करके अब हमारे जिम्मे डाल रहे हो, लेकिन उसने मफरल रखा हुआ है कंधे पे, मुंह में बीड़ी है, उसकी बेटी ने उसके सारी पार्टी का हर चीज का सत्यानाश कर दिया है अपने फैशन शो के चक्कर में। राणा सनाउल्लाह ने बात ठीक की है कि तुमने 30 साल का सफर, 30 साल का 3 साल में तय कर लिया है। मोहसिन नकवी को कह रहा है, अब कह रहे हो सिस्टम कोलैप्स कर गया। यानी इमरान ने 1996 में पार्टी बनाई, वजीर आजम का बना 2018 में, ये टुच्चा, ये सप्लायर, ये 3 साल में कहां से कहां पहुंच गया रिश्तेदारी पे, ये मोहसिन नकवी। लेकिन काश नून लीग पड़ जाती, खड़े हो जाते और वही वोट को इज्जत दो वाले मामले पे आ जाते, लेकिन बेगैरत है, इनमें गैरत नाम की चीज ही कोई नहीं है। इक्तदार इनके लिए सब कुछ है। राणा सनाउल्लाह ने बहरहाल ठीक कहा है। जाहिर है राणा सनाउल्लाह को भी किसी ने कहा होगा ताकि शाकी वोट को इज्जत दो, फिर चूंकि शायद हो सकता है दिन आ जाए, वरना अब तक नून लीग जो है ना, यकीन करें वो कपड़े फाड़ के बाहर आ चुकी होती। जी, जावेद हाशमी,
जावेद हाशमी का एक ही मौकिफ है, मलंग है हमारी तरह, कहता है जिस दिन आप बैरकों में वापस जाएंगे मामला सत्य खैरा, सियासतदान लड़ेंगे भिड़ेंगे, तहरीक अदम इत्मीनाद होगी, गालियां देंगे, जो खैर है, कोई मसला नहीं है, हर जगह होता है, जापान में होता है, कोरिया में होता है, इंडिया में होता है, हर जगह पे होता है, लड़े भिड़े खैर है, निजाम ठीक कर लेंगे। अगर आज तक 10 इलेक्शन फेयर हो जाते या लगातार हो जाते तो मामला बहुत देखे नहीं किस तरह इमरान ने उखाड़ के फेंका इलेक्शन में हर किसी को, इसी तरह कोई आके इमरान को भी उखाड़ देता, कोई इमरान से बड़ा आता, कोई इमरान से जबरदस्त आदमी आता, वो इमरान को उखाड़ देता, ये सिलसिला चलता रहता। लेकिन जब तक आप ये मुदाखलत बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक आप, हालत क्या है, कल कह रहे थे ना इंसाफ और कानून, कल कह रहे थे DGISPR साहब नजम सेठी ने कहा है जरदारी के दो चहेते जज नहीं बनाए गए, 2 चहेते जज, जरदारी ने सारे जजों की समरी पे साइन नहीं किए, बताएं। तो DGISPR क्या कह रहे थे, कूड़, सारा कूड़, इशराफिया, जनरल साहब कह रहे हैं इशराफिया, और नवाब परमिट मांगते हैं। अच्छा, कल मैंने पहली दफा सुना कि स्मगलिंग के भी परमिट होते हैं, एक साकुई दो यार, साकुई दो एक परमिट, स्मगलिंग ना ऐसे ही कोई रोटी रोजी चला, कोई हैवल गना, आखिर परमिट मांगने। जर्नल कह रहा है इशराफिया, इस जर्नल के साथ से चेक कर लें, आपको लग पता जाए जो इशराफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। फैशन जी, जरा फैशन जी, आजकल खुले पाचे ना फैशन चल रहा है, तंग पाचे ना फैशन चल रहा है, डीप गले ना फैशन चल रहा है, पीछे से आधी कमर गैब है कपड़े की, वो फैशन है एलीट और शराफिया, इन्होंने भी कहा सही अपना लुच ताल गना। बहरहाल जी, नजम सेठी कह रहा है 2 चहेते जज नहीं बनाए, वो साइन ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, अगली खबर पे है। अगली खबर यह है कि अब 12 सीटों से बात आगे चली गई है, अब कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहेगा जो पहले था। कल लंदन में जो मुजाहरा हुआ है वो मुजाहरा देखने वाला था, और उसमें जूतियां जो पड़ रही थी वो आप खुद देख लें, ट्विटर पे और यूट्यूब पे किन तस्वीरों पे जूतियां पड़ रही थी और कश्मीरी क्या कह रहे थे वो आप जो है वो खुद पढ़ लें। बहरहाल पहले वाला कश्मीर नहीं रहेगा, अब 12 सीटों से बात आगे चली गई है। काकरोचों को जी बुलाया जा रहा है, ये वजीर दाखिला जो है ये बार बार उनको आवाज दे रहे हैं, हम भी उनको बार बार आवाज दे रहे हैं कि काकरोचो निकल आओ गर्लफ्रेंडों के चक्कर से। गर्लफ्रेंड बहुत, ये कोई मसला नहीं है, ये किसी दौर में जो है ना वो ये नहीं कि कहत पड़ जाता है, लेकिन अगर इधर तवज्जो दो, क्या लिखते हैं जी, मौजूदा निजाम गिर चुका, काकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे, वजीर दाखिला, ये वजीर दाखिला ने कहा है। जाहिर है ये गैर आईनी नौकर शाहाना निजाम तो बोसीदा हो चुका, काकरोच तो बलोचिस्तान पख्तूनख्वा के बाद कश्मीर में सर उठा चुके, जिनके खिलाफ PMLN और PPP ने कश्मीर के इंतखाबात में सीटों की हड्डियों पर झगड़े के बाद इत्तेहाद कर लिया है। मसला यह है बस पंजाब के काकरोचों का इंतजार है, शुरू से मुखबर बैरूनी हमला आवरों के ये पंजाबी नए इंतजामी सूबों का शोषा छोड़कर सब कौमियतों को इश्तियाल दिलाया गया है और वो मुजामत पे खड़ी हो जाएंगी। ताकत अवाम को मुंतकिल करो, न सिर्फ मकामी हुकूमतों को मजबूत करके बल्कि वफाक और सूबों में अवाम का इक्तदार आला तस्लीम करो। एक बंदा मोमिन क्यों अनदाता बनकर सब कुछ प्लेट में लाकर देने की तकलीफ उठा रहा है? क्यों अनदाता हैं जर्नैल, हर किसी को हर चीज दे रहे हैं जी। आईनी जमहूरी निजाम को चलने दें, सियासी जमातें हाइब्रिड निजाम का कुल पुर्जा बनने के बजाय सियासी बहरान का जमहूरी हल निकालने के लिए PTI समेत तमाम जमातों बशमूल कश्मीरियों से बातचीत का आगाज करें। इम्तियाज आलम साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बर्बादियों
की खोज का कमीशन जरूर बने जो असल बीमारियों का हल पेश करे और इस्लाहाती हल पर हकीकतन अमल दरामद भी कराए। बीमारी की जड़ गैर आईनी आमराना नौकरशाही निजाम और मैशत पर माफियाज का कब्जा है। ये सारा कुछ है, बस नौकरशाही, माफियाज, कब्जा, कब्जा ग्रुप्स, ये सारे का सारा मसला है। और आपको क्या बताएं जी, और ये हाइब्रिड निजाम के कुल पुर्जों ने नहीं करना, ये नहीं कर सकते। जिनके पीछे ये खड़े हैं, जो इनको लाए हैं, ये तो नहीं कर सकते। अवामी नुमाइंदे कर सकते हैं। इमरान को मैंडेट वापस कर दें या अगले महीने नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, सिकंदर सुल्तान राजा को जिंदा गाड़ के। मैंने एक वो फिल्म देखी सूबेदार, बड़ी पसंद आई मुझे, अनिल कपूर की। वहां पे मैंने सजा का एक नया तरीका देखा। वो तरीका ये था कि यहां तक बंदा गड़ा हुआ था, यानी मट्टी में, यानी यहां तक। पहले विलन एक बंदे के साथ ये करता है तो उसका सिर्फ ये सर बाहर था, और फिर ऊपर से गाड़ी आती है और उस सर के ऊपर से टायर। मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे कभी जर्नैलों पे लागू करना पड़ा या सहाफियों पे, अंसार बासी पे, मुनीफ फारूक पे, ये आपने कच्ची पेंसिल से लिख लेना है या सूबेदार फिल्म देख लेनी है। ये बड़ा मुझे बड़ा पसंद आया। उधर से ट्रक आता है, वो सर सिर्फ बाहर होता है और फिर ट्रक ऊपर से गुजरता है। पहले सिकंदर सुल्तान राजा के साथ ये किया जाए, पहले कादी फायद ईसा के साथ ये किया जाए, बाजवा और नदीम अंजुम के साथ ये किया जाए, ये ट्रक वाला काम। उसके बाद जो है ना नए इलेक्शन। काकरोचो कहां हो, वजीर दाखिला इंतजार में है। कोलंबो, खटमंडू, ढाका और दिल्ली के बाद लाहौर में इंतजार हो रहा है। कब निकलोगे, कब निकलोगे हमला आवरों के, जासूसों, मुखबरियों करने वालों, पंजाबियों, काकरोचों, कब निकलोगे। जी हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर यही है कि अगर यही हुकूमत जो है वो रिफरेंडम कराती है तो इस पे कल DGISPR कह रहे थे कि जी इलेक्शन चोरी करना, ये खैर मैं कह रहा हूं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो और थी, कि इलेक्शन चोरी करना हमारा हक है, उसके नतायज तस्लीम करना आपका फर्ज है। ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं और ये आके भाषण देते हैं। अब जो कल 2.5 घंटे बोल, टोटल 12 पास या शायद मैट्रिक, क्योंकि पुराने दौर में मैट्रिक भी था, टोटल और वो कौम को आगे लाई खला है 25 करोड़ को। खाकी रंग की वर्दी है, कौम को आगे लाई खला है। और बड़े बड़े जोगादार वो आगे ये सवाल करने पाए, भाई खलील जिब्रान थे सवाल कर रहे हैं, सारे मसाइल ना हल। यहां से फैज बट रहा है, फैज बट रहा है यहां से। तू कौन, मैं खाम खा। बहरहाल जी, इलेक्शन चोरी करना उनका हक और उसे तस्लीम करना हमारा फर्ज है। उसके बाद अगली खबर, ताकतवर तरीन शख्सियत जो है उसने फैसला कर लिया है कि मुल्क में रिफरेंडम होगा, और उसने ये भी फैसला कर लिया है कि 95% लोग उस रेफरेंडम में वोट डालेंगे और हमारी हां में हां मिलाएंगे। ये ताकतवर तरीन शख्सियत कौन है इसका आज तक पता नहीं चला, क्योंकि अब मैं ताकतवर तरीन शख्सियत नहीं हूं, लेकिन मैंने कोई इस्तेस्ना नहीं लिया हुआ, मैंने कोई इस्तेस्ना नहीं लिया हुआ। मैं ताकतवर तरीन शख्सियत नहीं हूं, लेकिन मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट का आज तक देखी नहीं है कैसे होती है, पहनना तो दूर की बात है। बहरहाल ताकतवर तरीन शख्सियत ने कहा है कि जी रिफरेंडम होगा, और रिफरेंडम मैंने आपको बताया है कि किस तरह होगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो मतीउल्लाह जान कहते हैं कि जी कहा गया ये मोहसिन नकवी की जाती राय है। तो मतीउल्लाह जान ने मोहसिन नकवी की जात पूछ ली है कि उसकी जात है क्या मोहसिन नकवी की, कि वो जाती राय दे रहा है मुल्क पे 25 करोड़ पे। इसको खालिद खुर्शीद ने क्या कहा था, मैं नहीं कहता, खालिद खुर्शीद ने कहा था
کہ یہ کہاں کی پیداوار ہوتے ہیں. یہ پیچھے پیچھے پھرتا رہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے لیے، سینیٹر بننے کے لیے. وہ تو ان میں غیرت نہیں ہے. اب تک حکومت چلی جانی چاہیے تھی. استعفی، یا اس کو نکال دیتے کک مار کے، اس کو نکالتے کہ دبو جا، اسی حکومت کا تو حصہ نکل تو، یا خود استعفی دے دیتے. لیکن فائلیں، ویڈیوز، آڈیوز، مال، وہ بطولہ جان نے بہرحال ذات پوچھی ہے کہ تمہاری ذات کیا ہے؟ تم نے تو وردی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی. ہم کیوں بھاشن سنے محسن نقوی کے؟ کیوں سننا؟ ہم نے ووٹ دیے، نہ ہم اس کو جانتے ہیں یہ کون ہے، یہ کس کا رشتہ دار ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال جی، آخری خبر اور آخری جو ہمارا رونا ہے وہ گو عاصم گو، مک گیا تیرا شو عاصم، گو عاصم، گو عاصم. کل عاصم منیر کے وائس رائے محسن نقوی اور آج دربان اعلی ڈی جی ISPR نے بتایا کہ نظام فیل ہو چکا ہے. 4 سال تباہی پھیرنے کے بعد نظام فیل ہو چکا ہے. گورنرز کا بیڑا غرق ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اور معیشت بھی تباہ ہے. لیکن فارم 47 کی پارلیمنٹ، لیلوں کی حکومت، SIFC کی معیشت اور عسکری عدالتیں چلا کون رہا ہے؟ سوال یہ ہے، یہ چلا کون رہا ہے؟ یا افریدی، سرفراز ڈوگر، عالیہ نیلم، قاضی امین الدین، ان کو کون چلا رہا ہے؟ ان کے پیچھے ایک بٹن لگا ہوا ہے جو جا کے کرنل جو ہے نا وہ بھرتا ہے، ٹائٹ چابی بھرتا ہے، اور یہ آگے سے پھدکنے شروع ہو جاتے ہیں بندر کی طرح. یہ چلا کون رہا ہے؟ ناکام کون ہوا؟ عمران تو جیل میں، نواز شریف کے کندھے پہ تو مفلر ہے، منہ میں بیڑی ہے، ہاتھ میں گجرے ہیں جاتی عمرہ والے بیچنے کے لیے. جی، چلا کون رہا ہے؟ 4 سال سے یہ سارا نظام عاصم منیر کے ماتحت چل رہا ہے، ہر کسی کو پتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ سادہ ہیں، ہر کسی کو پتا ہے. تو ریاستی نظام، معیشت اور امن و امان کی تباہی کے ذمہ دار اس ایک شخص اور اس کی مسلط کردہ ٹیم کے علاوہ کون ہے؟ جو کہہ رہا ہے محسن نقوی وہ اورنگزیب آری اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ علیم خان، یہ کون لایا ہے؟ کہاں سے لایا ہے؟ تو ریاستی نظام، معیشت اور امن و امان کی تباہی کے ذمہ دار اس ایک شخص اور اس کی مسلط کردہ ٹیم کے علاوہ کون ہے؟ اور تباہی سے نکلنے کا حل گو عاصم گو کے علاوہ کیا ہے؟ کہ جنرل عاصم منیر فوری طور پہ استعفیٰ دیں، گھر جائیں، معافی مانگیں اور اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں. ایک کمیشن بنے جو ان کے بارے میں ساری تحقیقات کرے کہ انہوں نے کیا 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 ان 4 سال میں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.